सो वैट वंस अगेन हम अपने चैनल समझ पर हैं, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है और आप सभी का इसमें स्वागत है। आज हम नया भूगोल का पाठ शुरू कर रहे हैं, मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट्स। और इसमें हम मानव बस्तियाँ में क्या क्या देखेंगे। पहले तो हमको देखना है कि मानव बस्तियाँ हैं क्या। इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ किसको कहते हैं। फिर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या क्या हैं। फिर नगरीय बस्तियाँ, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। फिर जनसंख्या के आकार के आधार पर हम लोग नगरों का वर्गीकरण करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नगरों का जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समग्र रूप से इन पर आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि मानव बस्तियां अर्थात ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं, इसको उनकी परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं। मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट्स अर्थात जहां पर मनुष्य एक समुदाय के रूप में निवास करता है, उसको मानव बस्तियां कहते हैं। और ये मानव बस्तियां, क्योंकि मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो अकेला तो बसता नहीं है। तो इनको हम सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत लेते हुए इसको मानव बस्ती उसी को कहते हैं जहाँ पर एक समूह के रूप में मनुष्य का निवास होता है। आइए अब देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कितना अंतर है। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या क्या अंतर है। अर्थात जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, गांव के लोग आप जानते ही हैं कि कृषि पर इनका जीवन जो है वो आधारित होता है और कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ये लगे रहते हैं। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कृषि में लगा रहता है। तो इनका कृषि को आप प्राथमिक कार्य मानते हैं। तो प्राथमिक कार्यों में यहाँ की जनसंख्या लगी होती है। दूसरा क्या है कि ये खनन के काम में लगे होते हैं, कच्चे माल को तैयार करना, ये इनकी विशेषता होती है। खास करके प्राथमिक कार्यों में लगे हुए, खनिज कार्यों में, खनन के कार्यों में लगे हुए, खनिज को खोदना और मछली पकड़ना, ये भी इसी तरह की बस्तियों में आता है। दूसरी बस्तियां हो गई हमारी नगर वाली जो बस्तियां हैं। नगर की बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियां देख रहे हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। तो दूसरी ओर है नागरिकों जो बस्तियां हैं, ये किसको कहते हैं। जो नगर का हमारा विकास है, ये इनमें नगर में द्वितीय क्रियाएं होती हैं। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी, जैसे व्यापार का काम यहाँ होता है, उद्योगों का काम होता है, बीमा, स्वास्थ्य आदि का कार्य होता है। तो इस तरह से ये हमारी नगर की आर्थिक वृद्धि, ये वृद्धि के नोड्स हैं। अर्थात यहाँ पर जो इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में लगी हुई जनसंख्या होती है, परिवहन के काम में लगे हुए लोग होते हैं। तो इसी तरह से ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों की जो अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न होती है। तो ये तो हो गया कि हमारी जो ये नगरीय जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। अब हम आते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए इसको
देखते हैं कि ग्रामीण जो हमारे प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, इसमें पहला जो प्रकार है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकाकी। 4 प्रकार की हमारी हैं। पहली वाली हो गई क्लस्टर्ड अर्थात गुच्छित, जहाँ पर एक समूह के रूप में लोग निवास करते हैं, उसको हम गुच्छित बस्ती ये कहते हैं। और इनमें जो लोग रहते हैं, गांव में सघन जनसंख्या होती है, रहन सहन का सामान्य क्षेत्र और चारों तरफ उनके बस्तियों के जो खेत होते हैं, खलियान होते हैं और चौरागाह जो है ये होते हैं। ये आर्य, रैखिक ये भी हो सकते हैं। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? ये जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्य का मतलब हो गया कि आपके जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये सब उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। और फिर यहाँ पर जो कुछ जो गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के लोग हैं, ये बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड, राजस्थान में जल के अभाव में, जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के कारण इस तरह की यहाँ पर बस्तियां पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, अर्ध गुच्छित जो बस्तियां हैं। इनकी विशेषता क्या क्या होती है, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिरक्षित बस्ती के परिक्षिप्त बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती किसको कहते हैं? जो एकदम एकांत बस्ती होती है, तो किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अर्थात ये तो हो गया आपका गुच्छित, जो बहुत ही एक सघन रूप में पाई जाती है, क्लस्टर के रूप में, समूह के रूप में बस्तियां। दूसरी ये जो है समूह से थोड़ी सी अलग होती है, अलग। ये इनकी विशेषता ये देखते हैं, इस तरह का प्रारूप बड़े सन्निहित गांव के संपृथकन। संपृथकन का मतलब हुआ कि जैसे कोई गांव है और वो गांव कई बस्तियों में विभक्त हो जाता है, पूरी तरह से विभक्त नहीं हो तो थोड़ा गांव से दूर दूर लोग रह सकते हैं, तो और अपनी घर इत्यादि को बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। गांव से थोड़ी दूर पर ये लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पे जो जमींदार होते हैं और अन्य प्रमुख समुदाय होते हैं, मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में ही ये निवास करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो किनारे किनारे बसते हैं, और ये आप देख रहे हैं अर्धगुच्छित बस्तियां हैं। तो पहला हो गया आपका गुच्छित बस्तियां, दूसरा हो गया ये फ्रेगमेंटेड अर्धगुच्छित बस्तियां, और तीसरा जो बस्ती है ये आपकी हैमलेटेड बस्तियां हैं। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो ये जो बस्तियां हैं ये गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, राजस्थान में और गुजरात में। यहाँ पर लोग गांव से थोड़ी दूर पर विखंडित होकर के अपनी बस्तियों को बना लेते हैं। अब आ जाते हैं कि हैमलेटेड सेटलमेंट या पल्ली बस्तियां। कई बार बस्ती जो है वो भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हो जाती है और अलग अलग रहने लगते हैं वहाँ पे। जैसे कि किसी गांव में तमाम तरह की ऐसे झगड़े हैं, लड़ाई है, ये सुरक्षा आदि की
जो प्रश्न जब उनके सामने आते हैं तो ये थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, या तो तमाम तरह की और दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं, गांव से एकदम पृथक हो जाते हैं। इसमें देखिए जो अर्धगुच्छित में थे तो थोड़ी दूर हुए, लेकिन इसमें पृथक हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी बस्ती का जो जुड़ाव है वो प्रमुख गांव से ही होता है, और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जहाँ जैसी भाषा होती है उसके अनुसार इनको जाना जाता है। और ये प्राय एक विशाल एक क्षेत्र उस गांव से ही जुड़ाव इनका होता है, उसी गांव के नाम से ये जानी जाती हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ऐसे गांव जो है वो मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में ये पाए जाते हैं। तो ये तो इस तरह से ये हो गया पल्ली हैमलेटेड सेटलमेंट्स। और एक और तरह का जो हमारा है वो जिसमें सैनिक छावनियाँ जो पाई जाती हैं उनको आप उसमें सम्मिलित करते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां और सैनिक बस्तियां, उनको हम अभी देखते हैं। तो आ जाइए, परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। ये भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब ये होता है कि एकदम अलग अलग। तो ये बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियां लोग वहां पर बना लेते हैं। उसको पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में ये दिखाई पड़ती हैं। और इसका जो चित्र है, बस्ती का जो चरम विक्षेपण है प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण ये होता है। मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और केरल, ये यहाँ पर इस तरह की बस्तियां पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये परिक्षिप्त बस्तियां हैं जो कि एकदम से डिस्पर्स्ड होती हैं, ज़्यादा दूर दूर तक होती हैं। इनके जो उदाहरण हैं फिर से ध्यान में रखना है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में ये बस्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पे नागालैंड की परिक्षिप्त बस्तियां हैं जो कि दूर दूर पर ये घर जो है ये दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको हम इस तरह से परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। और इसके विपरीत जो नगरीय बस्तियां, अब आ गई आपके नगरीय बस्तियां। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी नगरीय बस्तियां कौन कौन से हैं। अर्बन सेटलमेंट्स। जब हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि गांव को छोड़ करके जो नगरों में लोग रहते हैं तो उनको नगरीय बस्तियां कहते हैं। इसमें विशाल आकार होता है, गांव से बहुत बड़ा आकार ये होता है, और वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है, विनिमय का मतलब है अदला बदली। तो प्रत्यक्ष रूप से कई बार मंडी और ये सब श्रृंखला जो है ये यहाँ पर रहती है, दोनों प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। और तो इस तरह से ये आपकी जो नगरीय बस्तियां हैं। और नगरों का अब आते हैं कि विकास हमको देखना है। तो भारत में जो नगरों का जो विकास है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता को आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर थे पुराने समय में, उनको आपने देखा होगा। तो ये सब 18वीं शताब्दी से इनकी गति जो है वो और भी तेज हो गई। और इस तरह से ये जो यूरोपियों के भारत आने तक उसमें जो उतार चढ़ाव रहा, तो इस आधार पर नगरों को इस प्रकार हम बांट सकते हैं, जैसे प्राचीन नगर, जैसे मध्यकालीन नगर और आधुनिक।
तो प्राचीन नगर में भारत में 2000 से अधिक वर्षों की जो ऐतिहासिक हमारा बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि वाला तमाम नगर हैं, और इनमें धार्मिक अथवा सांस्कृतिक रूप धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में ये विख्यात हुए। सबसे जो प्राचीन नगर आपका है वाराणसी महत्वपूर्ण नगर है। फिर प्रयाग आ जाइए, जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, अब इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र पहले था, जो कि आधुनिक नाम इसका पटना हो गया है। इसी तरह से मदुरई, ये सब प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। अब आ जाइए कि मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर का मतलब हो गया कि जब मुगलों के जो यहाँ पर शासन हुआ, तो उस समय के जो नगर विकसित हुए, वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास जो है ये मध्यकाल से जुड़ा है। और इनके जो विकास हुआ रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ। और ये किला यहाँ पर है, किला के नगर हैं, जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अब आते हैं हमारा अगला है, पहला तो प्राचीन हो गया, दूसरा मध्यकालीन नगर हो गए, और अब है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर में अंग्रेजों और यूरोपियों ने आकर के यहाँ पर जो तमाम विकास किया और नगरों की स्थापना उन्होंने किया, यहाँ पर रोजगार, औद्योग धंधे उनको शुरू किया, तो इसलिए उन नगरों का विकास हुआ। और इन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक जो पत्तन यहाँ पर जो शुरू हुए, तो इनको हम जो है ये हमारे हो गए कि नगर। फिर आप आ जाइए कि भारत में नगरों का जो विकास है, तो भारत में नगरों का जो विकास है वो प्राग ऐतिहासिक काल से, अर्थात बहुत पुराने समय से ये शुरू हुआ था। फिर एक चीज और है आधुनिक नगर में कि ये विकसित अंग्रेजों ने 3 मुख्य जो नगर हुए, मुंबई, चेन्नई जिसको आज मद्रास कहते हैं, कोलकाता, अपनी पकड़ मजबूत किया। और इनका सबका जो निर्माण है, जो बसाव है, ये अंग्रेजी शैली में ही इनका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये नगर हमारे हैं। अब आगे हम अगला चलते हैं, चैप्टर लेते हैं कि अपनी, फिर ये आप ये यहाँ पर टेबल आपकी दिखी हुई है, ये तालिका भारत का नगरीकरण की प्रवृत्तियां हैं। 1901 में जो जनसंख्या थी वो 25,851 नगरों में जनसंख्या थी, जो कि 10% भाग ये थी। जबकि आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2011 में ये जो जनसंख्या आपकी हो गई 31%। ये 1901 में जो जनसंख्या नगर की थी 10% हो रही है, जबकि यहाँ पर जो है 31% जनसंख्या है। और अब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो 3,77,000 से भी अधिक जनसंख्या ये हमारी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसका जो स्रोत है ये लिया गया है भारत की जो जनगणना 2011 में। तो ये बदल भी गया होगा अब थोड़ा सा, क्योंकि अब नई जो जनसंख्या जनगणना होगी वो 21 में होनी है, तो इसके कारण ये जो है वो चेंज इसमें आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रकार के जो नगर हुए,
जिनको आप प्रशासनिक केंद्र चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हो गए। कुछ पुराने नगर जो है महानगरों के चारों अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हो गए हैं, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़ते हुए निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का यहाँ पर विकास हुआ है। अब आ जाइए कि भारत में जो नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बन क्षेत्र अर्थात शहरी क्षेत्र, तो इसको अगर हम देखें तो नगरीकरण 2011 में भारत में नगरीकरण में 31.16% लोग रह रहे थे, जो कि विकसित देशों की तुलना में ये काफी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। तो इसको हम लोगों ने अभी ऊपर जो तालिका देख रहे थे ये, तो इसको आप देख लेंगे कि किस तरह से ये इसमें वृद्धि हुई है। अब आ जाइए कि जनसंख्या के आकार के आधार पे जो नगर हैं, ये 6 तरह के 6 टाइप्स के नगर हैं। तो इनको हम कैसे देखते हैं, इस टेबल में आगे की टेबल आएगी आपके सामने। तो इनमें से 1 लाख से जो अधिक हो जिनमें नगरीय जनसंख्या है, इन नगरीय केंद्रों को नगर कहते हैं, अर्थात जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो उसी को नगर की श्रेणी में कहा जाता है। फिर दूसरे वाले हैं 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को हम महानगर की श्रेणी में रखते हैं। फिर तीसरा जो है 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या है, ऐसे नगरों को हम मेट्रोपॉलिटन या मेगा नगर भी कहते हैं। तो बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। इस तरह से एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित संयोजकों में से किसी एक को ये देख लीजिए, यहाँ पर 6 जो नगर आपके दिए हुए हैं। पहले ये सबसे ज्यादा हिस्सा नगरीकरण का ये है, दूसरे तरह के, तीसरे तरह के, चौथे तरह के और 5वें तरह के। तो इस तरह से इनको 6 भागों में हम लोगों ने बांटा है, यहाँ पे कैटेगराइज किया है जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब ये हम इसकी अगली जो टेबल है उस पे देखते हैं कि ये 6 टाइप्स के नगर जो है वो कौन कौन से आएंगे। अब इसमें ये यहाँ पर आप देखिए, ये 6 टाइप्स के नगर हैं, जिसमें 1000 जनसंख्या का जो 1 लाख से अधिक वाली जो 60% जनसंख्या, जैसे अभी जो वृत्ताकार हमारा जो डायग्राम था, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा 60% ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, अर्थात 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। दूसरे प्रकार की ये जनसंख्या है जिसमें कि 50,000 से 99,999 इस तरह के शहर हैं जिसमें 10% लोग रहते हैं। तीसरे तरह के ऐसे शहर हैं जिसमें 20,000 से 49,999 और ये 15% है। और कुल जो शहरी जनसंख्या है वो 58,174 है। तीसरे तरह के
ऐसे नगर हैं जहां पर जो जनसंख्या है वो 10,000 से 19,999 लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो 10,000 से 99,000 में 8%, 8.5% मान लीजिए, तो 8.5% लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर आ गया ये पांचवा प्रकार का, कि जहाँ पर 5,000 से 9,999 की जनसंख्या रहती है। ये 4% वाले शहर हैं। और जिनमें छठवां वाला अगर आप देखें, 5,000 से कम जो जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत है वो 0.51 है। तो सबसे जो समस्या आजकल आप देखते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर की, जिनको हम लोगों ने अभी देखा था मेगा शहर, तो उनका जो आबादी है ये 60% आबादी है। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए जो है वो तमाम तरह की परेशानियों का कारण भी है। तो इस तरह से ये हमारे 6 टाइप के ये शहर हो गए। अब इनमें एक नगर और उसको संलग्न नगर, बाहर जो उसके चारों तरफ जनसंख्या निवास करने लगती है। इसी तरह से बहिर्बद्ध का मतलब है कि बाहर से बाहरी जो जनसंख्या के सहित अथवा रहित बाहरी जनसंख्या, आउटग्रोथ। मान लीजिए कि जैसे कोई शहर है, लखनऊ है या बम्बई है, तो उसके जो मुख्य शहर है उसके दूर दूर तक जो है जो लोग निवास करते हैं उनसे हमारा आशय यहाँ पर आशय है बहिर्बद्ध ये हो गए शहर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अभी अपनी टेबल में देख लिया कि ये सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाले जो शहर हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब जो है ये मेगा शहर के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी जो 60% से अधिक जो जनसंख्या है ये यहाँ पर निवास करती है। फिर आ जाइए कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, अर्थात कार्यों के अनुसार नगरों को हम कैसे बांट सकते हैं। तो इनको हम वर्गीकरण करने के लिए आइए देखते हैं। पहला जो शहर है वो प्रशासन शहर है और नगर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिनको आप कहते हैं, सिटी या जो नगर है सिटीज हैं। तो उच्चतर क्रम में ये चंडीगढ़ प्रशासनिक मुख्यालय जहाँ पर है, नई दिल्ली, फिर भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये सब शहर जो है वो प्रशासनिक शहर के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरह के नगर वो हैं जहाँ पर औद्योगिक नगर है, अर्थात जहाँ पर इंडस्ट्री है, तमाम तरह की इंडस्ट्री, उद्योग जो है, कल कारखाने जहाँ पर स्थापित हुए हैं बड़े बड़े, जैसे मुंबई है, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सब जिनमें अत्यधिक विकास हुआ है और उद्योगों का विकास यहाँ पर हुआ है। इन नगरों का उद्योगों के विकास में ज्यादा योगदान रहा है। तो ये हो गए आपके औद्योगिक नगर। फिर इसी तरह से परिवहन वाले नगर हैं, इनमें खास करके पत्तन हैं जिनमें आयात और निर्यात का काम किया जाता है। आयात से हमारा मतलब है जो चीजें बाहर देशों से मंगाई जाती हैं, इंपोर्ट करना, उसको आयात कहते हैं। जो बाहर भेजी जाती हैं देश से तो वो निर्यात, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो ये काम जो है ये कहाँ से होता है आयात और निर्यात का, क्योंकि ये हवाई जहाज से तो बहुत कम मात्रा में ये सामान भेजा जाता है, मंगाया जाता है, जबकि जो महंगा भी पड़ता है। तो ये जो समुद्र का जो क्षेत्र है उसके किनारे बड़े बड़े जो शहर हैं, पत्तन है, स्थापित हो गए, जैसे कांडला है, कोच्चि है, कोझिकोड है, विशाखापत्तनम है। तो ये सब हैं जो कि आंतरिक भागों से सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। ये धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि इन शहरों से ये सब जुड़े हुए हैं
और इससे हो करके हमारा सामान जो है बाहर जाता है और मंगाया जाता है। इनको हम परिवहन के नगर कहते हैं। इसी तरह से वाणिज्यिक नगर, जो जहाँ पर जितना ज़्यादा व्यापार का काम होता है उसको वाणिज्यिक नगर कहते हैं। जैसे कोलकाता हो गया, सहारनपुर, सतना इत्यादि इसके उदाहरण हो गए। अब आ जाइए, अगला है आपका खनन नगर। वे नगर जहाँ पर खनन का काम होता, माइंस होती हैं, अर्थात उनको खनिज निकालने का काम होता है। जैसे लोहा है, अभ्रक है, मैग्नीशियम है, तो इनको ये रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिगरौली तो इत्यादि जो है ये सब खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। अब इसमें कुछ कोयला कहीं पर ज़्यादा निकाला जाता है, कहीं खनिज के तेल, जैसे आपके ये हो गए अंकलेश्वर हो गया, डिगबोई हो गया, यहाँ पर खनिज तेल जो है जिसको आप पेट्रोलियम कहते हैं वो निकाला जाता है। इसी तरह से रानीगंज, झरिया ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जहाँ पर खनिज को निकालने का काम धरती से होता है उसको खनन कहते हैं। अब आ जाइए गैरिसन अथवा छावनी वाले नगर। ये नगर जहाँ पर सेना के बड़े बड़े जमावड़े पाए जाते हैं उनको हम गैरिसन या छावनी नगर कहते हैं। जैसे कि अम्बाला है, जालंधर है, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। यहाँ पर ये जो आपके ये नगर हैं, ये गैरिसन छावनी वाले नगर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे नगर जो है वो प्रकार्यात्मक जिसको कहते हैं, क्रिया के अनुसार, कार्य के अनुसार जिनको विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब आ जाइए कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कौन कौन से हो गए। जैसे वाराणसी हो गए, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर। यहाँ पर आप देखें तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण इनकी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ पर तीर्थ आप देखेंगे, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर में आपका जो मंदिर है सिखों के लिए गोल्डन टेम्पल जिसको आप कहते हैं, पुरी में जगन्नाथपुरी, तो इसी तरह से तिरुपति, पुष्कर, तो ये सब धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। फिर आ जाइए शैक्षिक नगर। इनमें जो मुख्य परिसरों में कुछ एक शिक्षा के केंद्रों के रूप में इनका विकास हुआ है। जैसे रुड़की है, बनारस है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है, ये सब जो है शैक्षिक नगर हैं। ये विश्वविद्यालय भी यहाँ पर हैं और इनमें टेक्नोलॉजी के जो है वो क्षेत्र भी बने हुए हैं। तो अब आ जाइए पर्यटन वाले नगर। ऐसे नगर जहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं उनको पर्यटन नगर कहते हैं। जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी है, शिमला है, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, फिर उडगमंडलम जिसको ऊटी आप कहते हैं, माउंट आबू, ये सब पर्यटन के लायक के स्थान हैं। और नगर ये अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण जो है इनमें परिवर्तन हो भी जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहु कार्यात्मक बन जाते हैं, अर्थात वहाँ पर बहुत से कार्य होने लगते हैं जिनमें उद्योग, व्यवसाय है, प्रशासन, परिवहन इत्यादि के कार्य जो है वो होने लगते हैं। तो इस तरह से प्रकार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं कार्य कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वाराणसी में अभी तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये धार्मिक है, लेकिन वहाँ पर औद्योगिक भी ये हो सकता है। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा स्मार्ट सिटी मिशन का, अर्थात जो शहरों को सब तरह की सुविधाओं से संपन्न बनाने का एक जो सरकार ने महती योजना जो है वो प्रारंभ की है, उसको स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से जाना जाता है। और
प्रयास ये है कि इनको देख करके ऐसी सुविधाएं जो है वो दी जाएं यहाँ पर, जिससे कि अन्य जो नगर हैं उनको भी उसी तरह से मॉडल के रूप में इनको बनाया जाता है, जिससे वो अनुकरण करें। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आप लोग, आशा है कि इस पाठ को अच्छे ढंग से आप लोगों ने समझ लिया होगा।